सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त क्या कुछ हैं खास खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड के पलामू और लोहरदगा में प्रधानमंत्री की विशाल जनसभाएं। गरीब और आदिवासी कल्याण के लिए खुद को बताया समर्पित। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा शहजादे के पीएम बनने की पाकिस्तान में हो रही है दुआ। पूरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती का चुनाव लड़ने से इनकार। कहा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं दे रही है फंड। संबित पात्रा हैं यहां बीजेपी के दावेदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में संभाल रहे हैं पार्टी प्रचार अभियान की कमान। प्रियंका वाड्रा की गुजरात और कर्नाटक में जनसभाएं। मायावती आगरा और अखिलेश यादव मैनपुरी में प्रचार में जुटे। केरल के तटीय और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में रेड अलर्ट। समुद्र में ऊंची लहरें उठने का खतरा। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत तेलंगाना में भीषण गर्मी से बेहाल लोग। राजस्थान में पारा 5 डिग्री तक बढ़ने के आसार। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेंगलुरु को मैच जीतना जरूरी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो 24 की चुनौती के लिए चुनाव प्रचार जो है चरम पर नजर आता है। इसकी कड़ी में प्रधानमंत्री ने झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि वे 25 साल से सरकार के हेड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी भ्रष्टाचार से धन संपदा अपने बना रहे हैं। वे अपनी पीढ़ियों के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका परिवार तो देश के गरीब हैं, युवा हैं, किसान हैं, इसलिए विरासत में विकसित भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश, हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में आम जन के एक वोट की ताकत ने देश में एक मजबूत सरकार का गठन किया था, जिसको पूरी दुनिया ने लोकतंत्र की जीत करार दिया। आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पांच सौ साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। तो न सिर्फ चुनाव प्रचार बल्कि लगातार प्रधानमंत्री लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करते रहते हैं और इसी वजह से वो यहाँ भी बता रहे थे कि किस तरीके से एक वोट की जो ताकत है उसको समझना चाहिए। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के न्याय पथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने जाजिया कर लगाया था, वैसे ही कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं
कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए नामांकन का जो दौर है वो भी जारी है। कांग्रेस नेता और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रोहतक में 25 मई को मतदान होगा। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस समर्थक निराश हैं। दरअसल अमेठी के कांग्रेस समर्थकों को इस बात की उम्मीद थी कि राहुल गांधी ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन कल जब राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा तो लोगों में निराशा छा गई। अमेठी से कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को अपना प्रत्याशी चुना है। अमेठी सीट साल 1980 से ही गांधी परिवार के नाम से चर्चित रही है। राहुल गांधी इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था। इस बार भी स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2 जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता? क्या लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ा था? नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लालकृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? तो और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृह मंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का, तो वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। और अब बात सियासी शतरंज की, जो कल राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के बाद शुरू हुई। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पूर्व विश्व चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव ने एक्स पर ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। गैरी कास्पारोव ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज किया है और उन्हें पहले रायबरेली की सीट जीतने की सलाह दी है। अपने पोस्ट में गैरी ने लिखा कि नियम ये कहता है कि आपको टॉप पोजीशन के लिए चैलेंज करने से पहले रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी ने ये प्रतिक्रिया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के एक पोस्ट पर दी है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सियासत और शतरंज का एक अनुभवी खिलाड़ी बताया था। तो लगातार जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है और भी इससे जुड़ी जो खबरें हैं वो आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे किस तरीके से जो कल हमने देखा राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद एक नई जो सियासत है वो शुरू हुई और उनको कहा जा रहा है कि शतरंज के महारथी हैं। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को हमने देखा कि रायबरेली से अपना नामांकन पत्र वो दाखिल किया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पूर्व विश्व चेस चैंपियन हैं गैरी कास्पारोव, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसके बाद और सियासी बवाल जो है कुछ बढ़ता नजर आया। गैरी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज किया है और उन्होंने पहले रायबरेली की सीट जीतने की सलाह दी। अपने पोस्ट में गैरी ने लिखा कि नियम ये कहता है कि आपको टॉप पोजीशन के लिए चैलेंज करने से पहले रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी ने ये प्रतिक्रिया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के एक पोस्ट पर दी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सियासत और शतरंज का एक अनुभवी खिलाड़ी बताया था।
हालांकि बाद में अपनी इस पोस्ट को लेकर गैरी ने सफाई भी दी। उन्होंने एक यूज़र की वीडियो को शेयर कर इसे एक मजाक करार दिया। गैरी ने शेयर कर लिखा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से मजाक को भारतीय राजनीति में एक्सपर्ट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने शतरंज और राजनीति की रणनीतियों के बीच समानता की बात कही थी। राहुल गांधी ने गैरी कास्पारोव को अपना पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी भी बताया था। तो किस तरीके से देखिए जो सियासत है, अगर हम शतरंज की बिसात की बात करते हैं वहाँ भी अनोखे पहलू नजर आते हैं। फिलहाल अमेठी से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अगर देखा जाए, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी अनुभव है, मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन उस जनता का क्या जो विश्वास जता रही थी अब तक अपने नेता पर, और कहीं ना कहीं अब हताश भी है, निराश भी है कि ये हमारे साथ क्या हुआ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जनता की जो बात कर रहे हैं, खासतौर से जो गांधी परिवार से जुड़े हुए समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं निराशा लगी है। लेकिन अगर पूरी अमेठी की जनता की हम बात करते हैं तो उन्होंने 2019 में ही दिखा दिया था कि उनको कितना भरोसा है। और राहुल गांधी वहां पर अपने गढ़ कहा जाता था गांधी परिवार को, वहां से वो जब चुनाव हार जाते हैं तो यही अमेठी की जनता का संदेश था। ये संदेश इसलिए था कि तमाम जब देश में 10 साल लगातार यूपी की गवर्नमेंट रहती है, उसके बावजूद भी अमेठी में जिस तरीके से विकास विहीनता हुई, वहां पर काम बिल्कुल नहीं हुए, विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए, वहां के लोगों का जो जीवन स्तर था और ज्यादा गिर गया। तमाम सारी सड़कें हो, बिजली की बात हो या अन्य विकास कार्यों की बात हो, वहां पर अच्छे नहीं किए गए। और ये दौर रहता था कि अमेठी में ये हालात थे कि प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा खराब सड़कें कही जाती थी तो वो अमेठी में ही थी। तमाम सारे लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ। तो हमने देखा कि 2019 में जब राहुल गांधी वहां से चुनाव हार जाने के बाद वो अमेठी जाना पसंद नहीं किए और लगातार, और जब चुनाव आया 2024 का तो उसमें भी वो रायबरेली चले जाते हैं। और कल जब हम देखते हैं के.एल. शर्मा जो प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस का, उसके नॉमिनेशन में भी राहुल गांधी नहीं जाते हैं, सीधे वो अपना नामांकन करने के लिए। विकास, लेकिन क्या इसका खामियाजा किशोरी लाल शर्मा को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि एक नाराजगी भी है जनता में, और जैसा आप बता रहे हैं कि अब से पहले कहीं ना कहीं एक विश्वास रहता था, गांधी परिवार की सीट पूरी तरीके से मानी जाती थी, लेकिन अब भागम भाग वाली राजनीति, जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं, और अब के.एल. शर्मा जो हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, के.एल. शर्मा की पहचान सिर्फ चुनाव लड़वाने के लिए है। वो राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनसे चुनाव लड़ाने का काम करते थे, प्रबंधन का काम करते थे। उनकी अपनी पहचान एक नेता के रूप में कभी नहीं रही है। अब वो किस तरीके से जाते हैं, इससे पहले वहां भी कई घटनाक्रम हुए थे जिसको लेकर वहां के तमाम सारे वर्कर जो कांग्रेस के थे, जब वो मैनेजमेंट देखते थे अमेठी का, तो नाराजगी हुई थी। तो यही राहुल गांधी वहाँ के सांसद थे, उन्होंने वहां से अमेठी से उनको हटा दिया था। और उसके बाद वो एक लंबे समय तक रायबरेली में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में अभी तक लगातार काम कर रहे थे। तो अब उनका नाम जब प्रस्तावित हुआ है तो कहीं ना कहीं जब ये प्रत्याशी बनाया गया है तो वो सारे तमाम कार्यकर्ता जो उनको लेकर जिन्होंने विरोध दर्ज किया था, अब उनके ही लिए वोट मांगने जाएंगे। प्रबंधन की बात हो, किशोरी लाल शर्मा वहाँ एक लंबे समय तक प्रबंधन के लिए उनको वहाँ की जानकारी है, लेकिन एक बिल्कुल कहीं ना कहीं जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद जो जनता है उसके विश्वास का क्या, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी हताश और निराश महसूस कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के नामांकन के बाद से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो सियासी बवाल है वो भी नजर आता है। फिलहाल 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित खबरों में बस इतना ही। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और चर्चित खबर की। दरअसल रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के एक दिन बाद उनके परिवार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कांग्रेस सरकार से मामले की फिर से नए तरीके से जाँच करने का उन्होंने अनुरोध किया। वहीं इस मामले में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि फिर से निष्पक्ष जांच की जाएगी और कहा कि यह सरकार हमें
न्याय दिलाएगी। इसके साथ में रोहित वेमुला के भाई वेमुला राजा ने कहा कि तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दोबारा जांच का आग्रह करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रोहित वेमुला का ये जो पूरा मामला है, 8 वर्ष इसको बीत चुके हैं और अब से पहले हमने देखा था किस तरीके से जो राजनीति है वो इस पर की गई थी, लेकिन अब जो तेलंगाना पुलिस है जब अपनी क्लोजर रिपोर्ट देती है तो जाहिर तौर पर उसके बाद ये कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। After the filing of this closure report, the DGP himself has gave a statement that they are going to reinvestigate it and they are going to file a petition in the High Court. And we have given a representation to the Chief Minister of Telangana, and he promised us for a fair and transparent investigation to deliver a justice to Rohit Vemula's issue. तो चुनावी दौर में इस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट आना जाहिर तौर पर आगे देखना लाजमी होगा क्या इस पर भी अब राजनीति जो है वो की जाती है या नहीं। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले में पीड़ितों को हर तरह की सहायता मुहैया कराने को कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इन जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की सजा सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। और बात करते हैं ईडी के शिकंजा जो है वो कैसे कस रहा है यूट्यूबर एल्विश यादव पर। दरअसल उनकी मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। और बात देहरादून की, दरअसल जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। झड़ीपानी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक और 2 युवतियों को देहरादून अस्पताल भेजा गया, जिसमें से एक युवक और एक युवती की उपचार के दौरान मौत हुई। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक घायल जिसका उपचार चल रहा है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ीपानी बैंड के ऊपर जो है एक गाड़ी पलट गई है, तो उस पर मौके पर तत्काल हमारी जो थाना पुलिस और जो हमारा फायर सर्विस है तो वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पर देखा कि ये गाड़ी गिरी हुई थी, फोर्ड एंडेवर की गाड़ी, उसको जो है मौके पर पहले तो साइड किया गया और उसके बाद देखा गया कि उसमें जो है 4 युवक और 2 युवतियाँ जो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे और घायलों को फिर जो है 3 लोगों को दून हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां पता चला है कि 2 की डेथ हो गई और एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है एक लड़की, और बाकी 3 जो है उनको यहां भिजवाया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल मसूरी, उसमें से भी 3 की डेथ हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आज नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश नेपाल के आधिकारिक दौरे पर हैं। वहीं जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा आज से श्रीलंका की यात्रा पर हैं। इस 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान जापानी विदेश मंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात करेंगी। इसके साथ उनका प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सावरी से भी मुलाकात करेगा। विदेश मंत्री के साथ जापान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत ने जापान के साथ मिलकर श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या